गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी पे अपने अपने टॉपिक्स पे एक प्रेजेंटेशन देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अंदर आएंगी। और पूरे साल हमने आपको पढ़ाया है, आज हम आपसे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, सबको ऑल द बेस्ट। चलो आओ, पहला जना आओ कोई। Good morning to all of you. Today my presentation topic is Kaplan turbine. आज हम Kaplan turbine के बारे में बात करेंगे। Kaplan turbine is an axial flow reaction turbine. हमारे पास काफ़ी टाइप्स होते हैं टर्बाइन के, उसमें से जो Kaplan turbine है वो एक axially flow reaction turbine है, जिसमें जो वाटर है वो शाफ्ट के पैरेलल मूव करता है। ये हमारी शाफ्ट है, जो वाटर होगा वो इसके पैरेलल मूव करेगा। ये टरबाइन जो है, इसमें जो वाटर हमारे पास कम स्तर पे, जो इसमें लो हेड पे हमारा जो वाटर अवेलेबल है उसमें ये टरबाइन ऑपरेट हो सकती है, लेकिन जो पानी की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दिस टरबाइन कैन बी ऑपरेट्स ऑन अ लो हेड बट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसकी वर्किंग साइकिल जो है, इसमें केसिंग से जो वाटर है वो टरबाइन के अंदर एंटर करेगा। द वाटर एंटर्स थ्रू द केसिंग और वो शाफ्ट से पैरेलली मूव करेगा रनर ब्लेड्स की तरफ। फिर जो रनर ब्लेड्स हैं वो वाटर के प्रेशर से या वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। जिस रफ्तार से वाटर टरबाइन में एंटर करेगा उस हिसाब से इसके जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करने लगेंगे, वाटर प्रेशर एंड वेलोसिटी। और फाइनली कैप्लन टरबाइन हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। कैप्लन टरबाइन की जो एफिशिएंसी होगी वो हाई होगी, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो पैरेलली मूव कर रहा है हमारे शाफ्ट के, और इसके ब्लेड्स जो, इसमें ब्लेड्स कम होते हैं, इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हाई होगी। थैंक यू। Good afternoon everyone. Today my presentation topic is hydraulic gradient line and a total energy gradient line. तो हम आज देखेंगे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है इसमें प्रेशर हेड और डेटम हेड के योग से मिलकर बनती है, और इसमें वेलोसिटी हेड शामिल नहीं होता। और टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो होती है वो प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड और डेटम हेड के योग से मिलकर बनती है। इसमें हम डायग्राम में देखे हैं कि ये जो है हमारा हाइड्रोलिक हेड है, जिसमें वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और रेफरेंस एक्सिस में दर्शाया गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक मिलकर जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मिलकर जो है ये जो है हमारा ये हेड लॉस है, और ये काइनेटिक प्रेशर हेड है, और ये काइनेटिक हेड है, ये काइनेटिक हेड। तो ठीक है, बस इतना ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसका यूजेज प्राचीन काल से है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होता है कि ज़मीन से या फिर कहीं से भी लिक्विड पदार्थों को ऊपर खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसमें ये संक्शन पाइप है। इसका मतलब होता है कि खींचने वाला पाइप, ये यहाँ से पानी को खींचता है, और ये है पिस्टन। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप इंजेक्शन देखे होंगे, उसमें एक ब्लैक कलर का वो ट्यूब लगा होता है, जैसे आप खींचते हैं तो कोई भी लिक्विड अंदर आती है, वैसे ही ये भी होता है। ये इस क्रैंक शाफ्ट से जॉइंट होता है, और ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर लगा होता है। जैसे ये ऊपर जाता है मतलब, तो ये आगे पीछे चलता है, और इस आगे पीछे को ही हम रेसिप्रोकेट
के नाम से जानते हैं। जब ये पीछे आता है तो नीचे से पानी ऊपर आता है और ये है सक्शन वाल्व, इसको हम इनलेट वाल्व के नाम से भी हम जानते हैं। जब ये पिस्टन पीछे आएगा तो यहाँ से सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और पानी इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, और जब ये क्राफ्ट इधर से ऐसे जाता है तो ये डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और ये ऊपर चला जाता है, और ऐसे लगातार कार्य करता है। इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ हाई प्रेशर और लो फ्लो रेट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, इन केमिकल प्रोसेस, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कृषि विभाग में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हैंडपंप में भी इसका ज़्यादा उपयोग होता है। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इसके बारे में हम जानेंगे। जब किसी बंद सतह पे, बंद पात्र में द्रव भरा होता है तो हम उस पर हम दबाव डालते हैं, तो दबाव डालने के बाद जो हम दबाव डालते हैं उस द्रव के सभी सतहों पर समान रूप से फैल जाता है, और जिसके अनुप्रयोग हैं हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे कि आज हम जानेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से हम कम बल लगा के अधिक बल की वस्तुओं को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि सर्विस सेंटर में गाड़ियों को उठाया जाता है, हैंडल की सहायता से हम प्रेस करते हैं, जिससे हाइड्रोलिक कम हाइड्रोलिक के साथ हाइड्रोलिक बहकर और अधिक बल की वस्तुओं को ऊपर उठा सकते हैं और हाइड्रोलिक प्रेस इसी तरह कार्य करता है। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पे कार्य करता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन है, मैं मैकेनिकल सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का छात्र हूं, और आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी केंद्र पसारी पंप। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र पसारी पंप एक ऐसा यांत्रिकी उपकरण है जो द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, और यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी जल या द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कार्य करता है। जैसे कि हम गांव में देखते हैं कि खेत की सिंचाई करने के लिए पंप सेट का उपयोग किया जाता है। जब इम्पेलर घूमता है तो द्रव को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है और द्रव का दाब बढ़ जाता है और पंप के पाइप के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, और इसमें हानि होती है। इसका हम लोग उपयोग अगर सेक्शन से बिना हवा को निकाले उपयोग करते हैं तो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं फेंक सकता है, और इसका उपयोग खेतों में सिंचाई के काम के लिए करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है लेमिनार और टर्मिनल फ्लो में अंतर। लेमिनार फ्लो में द्रव के कण शांत, व्यवस्थित और समांतर पदों में चलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में द्रव के कण अशांत और अव्यवस्थित गति से चलते हैं। लेमिनार फ्लो में आमतौर पर कम वेग होता है। टर्बुलेंट फ्लो में आमतौर पर अधिक वेग होता है। लेमिनार फ्लो में घर्षण कम होता है, टर्बुलेंट फ्लो में घर्षण अधिक होता है। लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स संख्या आमतौर पर 2000 से 23 तक होती है। टर्बुलेंट फ्लो में आमतौर पर 4000 से अधिक होती है। लेमिनार फ्लो में जैसे कि सिग्नल पे गाड़ी सीधी में चली जाती है। टर्बुलेंट फ्लो में सीधी इधर से उधर चली जाती हैं, जिससे कोई ठीक नहीं रहता है। और जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो में आप सब गाड़ी चलाते होंगे, जो पीछे से ये
सेट उड़ता है उसमें टर्बुलेंट फ्लो के कारण होता है। लेमिनार फ्लो में थैंक यू। माई पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसे हिंदी में संपीड़ता कहते हैं। यह मुख्यतः इसकी परिभाषा देखिए, जैसा कि इस तरल का वह गुण जिसके द्वारा कारण कि किसी भी तरल पदार्थ के बाहरी दाब डालने पर उसके आयतन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम उस तरल पदार्थ की संपीड़ता कहते हैं। यह संपीड़ता मुख्यतः घरों में उपयोग की जाने वाली घरेलू उपयोग, जैसे कि एलपीजी गैस जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि छोटे से सिलेंडर में आप देख सकते हैं 10 किलो 9 किलो जो भी होती है एलपीजी गैस भरी जाती है। कैसे भरी जाती है आप लोग सोच सकते हैं? अगर उसे हम लोग खुली अवस्था में छोड़ दें तो एक कमरे में पूरी फैल जाएगी, वो मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगी। उसे हम कंप्रेस करके उसे एक छोटे से सिलेंडर में फिल करते हैं। फिल करने के बाद अगर उसको देखेंगे या छुएंगे तो फील होती है कि मतलब ठंडा आग है। अगर ठंडी है तो समझ लो कि जो मतलब कंप्रेस किया था वो गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इसे आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, द्रव गैस ठोस होते हैं। सभी तरल पदार्थ के कुछ ना कुछ संपीड़ता अर्थात उन पर दाब डालने पर उनके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तरलों की संपीड़ता उनके आयतन परिस्थिति गुणांक के विलोमानुपाती होती है। जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आयतन के गुणांक को बढ़ाने के साथ साथ संपीड़ता घटती जाती है। इसको सूत्र के रूप में समझते हैं, K = dP/dV न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, जहाँ V = तरल का प्रारंभिक आयतन है मीटर क्यूब में, dP तरल का तनन में परिवर्तन है, तथा N प्रति मीटर क्यूब में dP दाब में परिवर्तन के कारण तरल के आयतन में परिवर्तन में m में है। इसका फिगर देख लीजिए। ये है एक नली में जैसे कि एक तरल पदार्थ फिल किया गया है। इसमें कंप्रेस करने के पश्चात देख रहे हैं आप यहाँ पे इतने स्पेस ले रही है, यहाँ पे कम स्पेस लेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप किसी तरल पदार्थ को कंप्रेस करते हैं तो जैसे इतना स्पेस ले रही है तो स्पेस करते कंप्रेस करते स्पेस कम लेती है। तो इसके फिगर का कहने का मतलब यही है। अब देखिए संपीड़ता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की नहीं, मतलब जो ठोस द्रव गैस होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से होती है। समझ लीजिए। गैसों की संपीड़ता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं सबसे दूर होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को कंप्रेस किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 3 अणु हैं, दूर है, तो उसको ज़्यादा कंप्रेस कर जाता है। जब कंप्रेस करेंगे तो पास में आ जाएंगे तो स्पेस ज़्यादा ले रही है, कंप्रेस करें स्पेस कम ले लेगी, ये कहने का मतलब है। अब आइए द्रव की संपीड़ता गैसों की अपेक्षा सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं गैस की अपेक्षा पास होते हैं, तो इसको कंप्रेस कम किया जा सकता है गैस की अपेक्षा। अब आते हैं तीसरा, ठोस की संपीड़ता। इसकी संपीड़ता समझ लीजिए ना के बराबर है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं एकदम पास होते हैं। समझ लीजिए ऐसे हैं। अब इसको कितने कंप्रेस करेंगे कि एकदम पास में आएंगे, पहले से पास में है, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है। समझ लीजिए ना के बराबर है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन तरल यांत्रिकी की एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी पाइप में बह रहे द्रव का मास फ्लो रेट हर जगह समान होता है, चाहे इनलेट पे हो, चाहे आउटलेट पे हो, चाहे बीच में कहीं भी हो। इसका प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका डायग्राम, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। इनलेट पे एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है। आउटलेट पे एरिया A2 है और वेलोसिटी V2 है। हमें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मास फ्लो रेट निकालना है। हम जानते हैं मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को अगर dt से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगा, और ये फार्मूला आएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार मास फ्लो रेट बराबर होता है। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये होता है
ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, और इनकम्प्रेसिबल के लिए होता है रो कांस्टेंट हो जाएगा और A1 और V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रहा हूँ वाटर टरबाइन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जानते हैं हम वाटर टरबाइन के बारे में। ये बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जल की दाब ऊर्जा को तथा गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम इनलेट पर एनर्जी के आधार पर। सबसे नंबर 1 पे आता है इम्पल्स टरबाइन। इसका उदाहरण है पेल्टोन व्हील वाला, और इस पर केवल इनलेट पर केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। और दूसरा है ये रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन पे दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एक प्रेशर एनर्जी भी। इसका उदाहरण है इसके फ्रांसिस एंड कैपलन। फिर दूसरे प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करेंगे वाटर फ्लो के आधार पर, जिसमें पहला है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जिसमें केवल जो वाटर होता है वो केवल स्पर्श करता है घूमने वाले पार्ट यानी कि रनर को, जिसका उदाहरण है पेल्टोन व्हील। और दूसरा है हमारा रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो यानी कि इसमें या तो अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर फ्लो होता है उस रनर के अंदर। इसका उदाहरण है फ्रांसिस टरबाइन। एंड एक तीसरा है हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन, जिसमें जो वाटर का फ्लो होता है वो रोटेशन एक्सिस के पैरेलल होता है, जिसका उदाहरण है कैपलन टरबाइन। और आगे स्लाइड में चलते हैं हम। तीसरे प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द हेड अवेलेबल, यानी कि हमारा हेड कितना है। नंबर 1 लो हेड। लो हेड बेसिकली वे होते हैं जिसमें हेड हमारा 0 से 30 मीटर तक होता है। इसका उदाहरण है कैपलन टरबाइन। एंड और दूसरा है हमारा मीडियम हेड वाले। मीडियम हेड वाले वे होते हैं जिसमें 30 मीटर से 250 मीटर तक हमारा हेड अवेलेबल होता है। उसमें ये हमारा मीडियम हेड वाले टरबाइन बोले जाते हैं उन्हें। उसका उदाहरण है फ्रांसिस टरबाइन। और तीसरा है हाई हेड वाले, जिसमें 250 मीटर से ऊपर रहता है हमारा हेड। इसका उदाहरण है पेल्टोन हेड, पेल्टोन वाले टरबाइन। और चौथे प्रकार से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। नंबर 1 जिसमें हम लो स्पेसिफिक स्पीड होते हैं, इसका उदाहरण है पेल्टोन व्हील। और दूसरा है ये हमारा मीडियम स्पीड वाले टरबाइन, जिसका उदाहरण है ये फ्रांसिस टरबाइन। और तीसरा है हाई स्पीड वाले टरबाइन, जिसका उदाहरण है कैपलन टरबाइन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज आप डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट इज इम्पल्स टरबाइन। इन इम्पल्स टरबाइन हाइड्रोलिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय नोजल। इम्पल्स टरबाइन में जो हाइड्रोलिक एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है नोजल के द्वारा। इन रिएक्शन टरबाइन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में और प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस इज इन इम्पल्स टरबाइन इन रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। इसमें लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जबकि रिएक्शन टरबाइन में मोर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इट्स एफिशिएंसी जब 80%, इसका जो एफिशिएंसी होता है 80% होता है, जबकि इन रिएक्शन टरबाइन इट्स एफिशिएंसी इज मोर देन इम्पल्स टरबाइन। द ब्लेड ऑफ इम्पल्स टरबाइन आर सिमेट्रिकल। जो हमारे इम्पल्स टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जबकि इन रिएक्शन टरबाइन उसमें जो ब्लेड होती है वो अनसिमेट्रिकल शेप में होती है। इन इम्पल्स टरबाइन हाई हेड ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, जबकि इन रिएक्शन टरबाइन में हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। इन इम्पल्स टरबाइन जो वाटर फ्लो होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द टरबाइन व्हील होता है, जबकि इन रिएक्शन टरबाइन
रिएक्शन टरबाइन में जो वाटर फ्लो होता है एक्सियल और रेडियल डायरेक्शन टू द टरबाइन व्हील होता है। इम्पल्स टरबाइन का जो एग्जांपल हो जाएगा पेल्टर मिल हो जाएगा और रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल कैपलन टरबाइन। थैंक यू।